नमस्कार दोस्तों, एक लंबी प्रतीक्षा के बाद हमारे साथ पुनः अभिजीत अय्यर मित्रा हैं और हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अभी जो ज़ेलेंस्की ने यूएस में किया है या यूएस ने जो ज़ेलेंस्की के साथ किया है। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। यीशु की कृपा आप पे बनी रहे। सबसे पहले तो ज़ेलेंस्की वाला जो कांड कह लीजिए या विवाद कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट कि ये ट्रैप था जो सेटअप किया गया था और ईयू वांटेड कि ऐसा हो, यूएस इस तरह से रिएक्ट करे। दोनों तरह से बोल रहा है कि उसने इसको ट्रैप किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ट्रंप और वैंस जो है वो बैठे हुए थे कि हम इसको इस तरह से फंसाएंगे। तो देखिए, इसमें क्या था कि ज़ेलेंस्की उस किस्म का बच्चा है जिसके मम्मी ने उसे कभी नहीं बोला चुप कर। वैसे ना ये राहुल गांधी की तरह है, जो भी वो बकता था मम्मी बोलती थी ओ माय गॉड सो क्यूट बेटा। ठीक है। अब क्या हुआ है कि पहली बार उसके जिंदगी में किसी ने उसके बदतमीजी को कॉल आउट किया है। अब देख लीजिए, ये ना बोल रहे हैं कि 49 मिनट्स का मीटिंग था और ये 9 मिनट पर ही शुरू हुआ था। पहले 40 मिनट ठीक था, पहले 40 मिनट ठीक नहीं था। वो बार बार हर 10 मिनट पे वो बदतमीजी किए जा रहा था। पहली बार क्या हुआ कि कोई भी उसको कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, सबके सब ट्रंप को सवाल पूछ रहे थे। वो हर बार अपना हाथ उठा के बोलता था मैं भी इसका उत्तर देना चाहता हूं। नंबर 1। नंबर 2, बीच में क्या हुआ कि जब ट्रंप ने फिर समझौता क्या कि आप आके डील साइन करेंगे, मिनरल्स का जो डील साइन करेंगे। इसके लिए स्कॉट बेसेंट जो उनके वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पहले कीव गए थे नेगोशिएट करने के लिए। वो मीटिंग में प्रस्तुत ही नहीं हुआ, सो गया था वो। उसके बाद म्यूनिक जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस था, उसमें जो उनके विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो और उनके जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, उन दोनों से मुलाकात हुई थी। उसने बोला था हाँ मैं इसको साइन करूँगा, पर आप मेरे को थोड़े 2-3 दिन दे दीजिए। मैं अपने संसद, क्योंकि बिना अपने संसद के सहमति के बिना मैं ये नहीं कर सकता हूँ। क्या कहता है, बिना अपने संसद से बोले ही वो ये यूक्रेन के न्यूज़पेपर पे टिप्पणी दे रहा है कि भाई मैं इसको कभी साइन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है ना। अब क्यों? अब देखिए, ये बेसिक क्या है, ये बार बार सिक्योरिटी गारंटी बोलते रहता है ना। ये ट्रंप का सिक्योरिटी गारंटी है, क्योंकि वो जो सब मिनरल्स हैं वो लुगांस्क, दनियत्स्क और उसके पास वाले इलाके में हैं। तो अगर उधर अमेरिकन कंपनीज गए तो रूस उस पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि रूस को पता है एक भी अमेरिकन अगर मरेगा तो वो रूस और अमेरिका के बीच में युद्ध छिड़ जाएगा। तो आप सोचिए, जो बंदा सिक्योरिटी गारंटी मांग रहा है उसको सबसे अति उत्तम सिक्योरिटी गारंटी दिया जा रहा है, फिर भी वो बंदा ना क्यों बोल रहा है। ठीक है। क्यों वो ना बोल रहा है? वेरी सिंपल। उसको क्या चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटी, उसको शॉर्ट टर्म में कुछ चाहिए। शॉर्ट टर्म में उसको क्या चाहिए? जो भी उसको लेना है पश्चिमी देशों से, वो चाहता है कि जो भी रूसी माल सीज हुआ है, यानी कि फ्रीज हुआ है, सीज नहीं, जहां पे भी है, हाँ। जहां भी फ्रीज हुए हैं उनको सीज करके दिया जाए। तो इसका पैसा मैं बांटूंगा नहीं, इसका पैसा हम यूक्रेन के लिए इस्तेमाल करेंगे और जो रूसी एसेट्स हैं उसी पैसे से हम अमेरिका और यूरोप का जो कर्ज है वो पे ऑफ करेंगे करके। तो ये बैकग्राउंड है। फिर क्या होता है कि वो मान लेता है फाइनली कि मेरे को ये डील साइन करना है। अब डील ये तो कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। अगर हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया इस चैनल पे अपीयर होने के लिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट अपने इधर साइन करके मेरे ड्राइवर के द्वारा इधर भेज सकता हूँ, आप साइन करके फिर फोटोकॉपी मेरे को भेज देंगे। कुछ भी नहीं हुआ है उस पर। उसी ने बोला है कि मेरे को वॉशिंगटन आना है तमाशा करने के लिए। अब ट्रंप ने बोला ठीक है, अच्छा लगेगा, सब सेरेमनी होगा, हम बैठ के साइन करेंगे। अच्छा, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मैंने ये चीन का जो रेयर अर्थ का जो मोनोपोली है उसको तोड़ा है, और ये ठीक है, आता है। उसके बाद डील के सिवाय बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करता है। ठीक है। उसमें भी क्या है कि जब राष्ट्रपति ने आपको सिक्योरिटी गारंटी के
बेसिस पर ही आपको ये डील दे रखा है, आप बोलते रहते हो नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को क्या सिक्योरिटी गारंटी देंगे। फिर उनका अपमान भी करता है और बोलता है कि उन्होंने फैक्ट चेक किया बीच में 20 मिनट 24 मिनट्स पे, अगर आप देखेंगे पूरा फैक्ट चेक करता है। ट्रंप बोलता है देखो जो भी उसने मेरे को आश्वासन दिया है उसको कभी नहीं तोड़ा है पुतिन ने। बोलता है नहीं नहीं आपके टाइम में भी तोड़ा है। भाई उसको पता है या तेरे को पता है? उसको ही पता होगा ना, क्योंकि ट्रंप ऐसा आदमी नहीं है। आपने अगर एक बार भी अपना वचन उसको तोड़ा है वो इंटरेस्ट के साथ याद रख के देता है वापस, ठीक है। वो बोल रहा है नहीं तोड़ा है, तू क्या जानता है कि वो तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? तो ये सब जानने के बाद जब तुम जानते हो कि मेरे साथ इसने कभी आश्वासन नहीं तोड़ा है, मैं एक बंदा हूं, जब कोई तुमको कुछ नहीं दे रहा था मैं तुमको दे रहा था, और जब मैं तुमको एक डील में एक सिक्योरिटी आश्वासन दे रहा हूं, सुरक्षा आश्वासन दे रहा हूं तुमको, तुम बोल रहे हो कि मैं उल्लू का पट्टा हूं, मैं जानता नहीं हूं मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारे साथ भी नहीं जानता हूं, पुतिन के साथ भी नहीं जानता हूं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो इतिहास नहीं जान रहे हैं इसका, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसने ट्रंप का कितना अपमान किया था, ठीक है। जेडी वांस ने बोला भी था कि भाई चलो अंदर चलो, ये कैमरा के आगे बात करने की चीज नहीं है, बट नहीं, उसको करना ही था। अब इसमें किसने किसको फंसाया, मैं तो ये मानता हूं कि शायद ट्रंप ने फंसाया नहीं, पर अंदाजा उनको लग रहा होना चाहिए था कि ये बिगड़ा हुआ बच्चा है जो नहीं किया उन्होंने। पर जेलेंस्की ने तो जरूर इनको ट्रैप करने की कोशिश की है, और जेलेंस्की को अब इंटरेस्ट के साथ रीपेमेंट मिल रहा है। आज ही सुबह ट्रंप ने बोल दिया है कि मैंने पूरा मिलिट्री एड पॉज कर दिया। और इसका क्या फिर असर पड़ेगा इनकी लड़ाई में? देखिए अगर आप देखेंगे जो एड दे रखा है फाइनेंशियली, अगर आप एड देखेंगे वित्त तौर पे यूएस लगभग 50 से में भी थोड़ा कम यूएस ने दे रखा है, सबसे ज्यादा ईयू ने दे रखा है। पर जो मिलिट्री तौर है उस पे कम से कम 60-70% तो अमेरिका ने दे रखा है। तो इस पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है यूक्रेन पे। दूसरी बात क्या है, देखिए वो सब वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए टारगेटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है कि क्या कहां है, तभी मैं जाके बम डाल सकता हूं उस पे। वो टारगेटिंग इंफॉर्मेशन भी पूरा अमेरिका दे रहा था, सैटेलाइट के थ्रू आता है, सैटेलाइट के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू, सिग्नल्स इंटेलिजेंस के थ्रू सब कुछ आता है। वो सब मिला के फिर ट्रायंगुलेशन होता है। तो ये ही नहीं है कि उनको बारूद नहीं मिल रहा है, प्लेन नहीं मिल रहा है, तोप नहीं मिल रहा है, टारगेट भी नहीं जो है भी वो देख नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज कहां पे है। और इसका अब ये हुआ कि यूके का पीएम ने, यूके में पूरी एक मीटिंग हुई और सारे ईयू के जो भी लीडर्स हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, सारे बैठे और मतलब एक तो ये भी दिखा है कि प्रिंस अब तो किंग हो गया, वो चार्ल्स III के घर में उसने इनवाइट किया। ये भी मुझे लगता है कि बहुत कम बार ऐसा होता है। नॉर्मली आप प्राइम मिनिस्टर से मिलते हो, बट राजा से जाकर के मिलना, इसको कैसे देखते हैं कि क्या वो लोग प्रिपेयर्ड थे कि ट्रंप ये कर सकता है और उनको ये वॉर लंबा चलाना है क्या? तो देखिए यूरोपियन लीडर्स का भी ये स्पॉइल्ड ब्रैट ये है, क्योंकि उनके मुंह पे कोई नहीं बोल सकता कि आप उल्लू के पट्टे हैं। वो अपने आप को ना प्लेटो और क्या पलटूजा और अरिस्तुजा के वारिस अपने आप को मानते हैं। हाँ। आप क्या हमको सिखा रहे हैं? हम एम्पायर ऑफ नॉर्म्स हैं, हम सब कुछ जानते हैं, रूल्स हम ही ले करते हैं। ओके, तो इधर क्या हो रहा है, प्राइवेट में आज जेडी वांस ने भी बोला है कि ये पब्लिक में पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं ये ईयू के लीडर्स। अब छाती ये लगा के मीट टारजान करके करते हैं, प्राइवेट में आके फ़ोन उठा के बोलते हैं भाई ये पागल हो गया है, ये लड़ाई बंद नहीं करना चाहता है, ये लड़ाई तो बंद करना ही पड़ेगा करके। तो यूरोप भी ये दोगलापन गेम खेल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक्चुअल यूरोपियंस हैं। देखिए इसमें भी बहुत षड्यंत्र हैं यूरोप में। पहला है कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन क्यों नेटो को और भी पूरब में पुश करना चाहते थे, क्योंकि वो ऐसे थे कि भाई अगर और देश आएंगे इसमें तो हमारा डेप्थ ज़्यादा बढ़ेगा।
फिर दूसरे देश थे जिनका, जैसे पोलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, उनको सोचना चाहिए था कि भाई हमको बफर होना चाहिए, अगर हमने अलायंस ज्वाइन कर लिया फिर हम इनके रूस के खिलाफ एक थ्रेट बन गए। पर नहीं, उनको क्या था कि उनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि वे सोवियत संघ के या तो अधीन थे या सोवियत संघ के भाग थे। तो उनको क्या चाहिए था कि अगर हम नेटो में घुसे जो आसान है, तो हम ईयू में अपना वीटो लगा के उनसे ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं, जो निकाला बहुत मात्रा में। ये चारों देशों ने काफ़ी सारा पैसा निकाला। अब देखिए, अगर आपके और मेरे बीच में अगर तनाव है, मैं आपके घर के पास वाला प्लॉट नहीं खरीदूंगा ना, मैं कहीं दूर खरीदूंगा। मैं जानता हूं कि आप एक ऐसे बंदे हैं जो लोगों को मार डाल के उनका ज़मीन छीन लेते हैं, तो मैं आपके पास तो खरीदूंगा ही नहीं। पर ईयू क्या किया जा रहा है, बोले जा रहा है कि ये ऐसे बंदा है जो लोगों का ज़मीन छीन लेता है, पर उसके पास पास पहले उनका क्या था, जब 1991 में यूएसएसआर जब टूटा, बस एक नेटो देश का रूस के साथ बॉर्डर था, वो था नॉर्वे। और नॉर्वे का कितना बॉर्डर था, लगभग 150 किलोमीटर लगभग। फिर जब लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड ज्वाइन हुए, बॉर्डर कितना बड़ा बना, 150, 150, 200, 200, 200, तो लगभग ऑलमोस्ट 500-600 किलोमीटर, 600 से ज़्यादा 800 किलोमीटर बॉर्डर बढ़ा। इस बार क्या हुआ कि जब फिनलैंड ज्वाइन किया, 1340 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, अब इन सब देशों का मानना है कि हम अब फ्रंटलाइन स्टेट हैं और ये बंदा अजीत आके हमारे से छीनने वाला है, तो एक और किसी और को हम उल्लू का पट्टा बनाते हैं और वो सबसे बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड उसके साइड में ले लेगा, ताकि अजीत जाके पहले उन्हीं का प्रॉपर्टी छीनेगा। और यह है यूक्रेन, जिसका लगभग 2400 किलोमीटर का 2400 लगभग उस टाइप का बॉर्डर है रूस के साथ। तो सब अपना गेम चला रहे हैं। इसमें दूसरी बात क्या है कि इन लोगों ने कभी भी यूक्रेन को इतना हथियार नहीं दिया है कि वो जीत पाए। वो घुट-घुट के मारना चाहते हैं, सर्वाइवल टाइप का, कि बस कि ताकि ये युद्ध जितना लंबा चल सके उतना ही चलते रहे। और क्योंकि उनको ये था कि रूस को बॉग डाउन करना है, जो हमारे साथ अफगानिस्तान और इराक में हुआ था, इनको भी 20 साल के लिए ऐसे ही एक सिचुएशन में लॉकडाउन करना है। ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या था कि यूक्रेन क्यों इसको माने, और यूक्रेन को मानने के लिए ये आखिर अगर आप देखेंगे इस ज़ेलेंस्की को, वो यूक्रेन का केजरीवाल है, एनजीओ प्रॉप्ट अप, तो उसको फिर बिठाया उधर, और वो क्या सुनता है, वो उसका बस एक चीज़ है कि वो सूट पहन के, अब तो वो फैटिग्स पहनता है पर उन दिनों में सूट पहनता था, जाके वो स्पीच देना चाहता है इधर उधर। ठीक है, तो ऐसे ही आपने एक बंदे को उठा लिया, एक यूजफुल इडियट को। दूसरा क्या है कि जो भी उधर एड आ रहा है उसमें से जो ज़ेलेंस्की और ज़ेलेंस्की का जो कैबिनेट है और उनका जो मिलिट्री है, उसमें से इतना पैसा निकाला जा रहा है खुद अपने अकाउंट पे। आपको तो पता ही होगा कि जो ओलेना है, जो ज़ेलेंस्की की पत्नी हैं, वो हर साल जाके पेरिस में लाखों करोड़ों का खर्च करती हैं अपने पोशाक पे, अपनी घड़ियों पे, अपने नेकलेस पे, इस पे। पैसा कहाँ से आ रहा है भाई तेरे के पास? जब से ट्रंप आया उसने सब ये यूएस एड, क्योंकि यही पैसा डेमोक्रेट्स को वापस जा रहा था ना, वो सब जब बंद करने की उसने निर्णय ले ली, तब तो ज़ेलेंस्की को पता होना चाहिए था कि भाई तुम किस टाइप के बंदे के साथ क्या करना चाह रहे हो। तब भी नहीं सीखा। जब व्हाइट हाउस में इतना बड़ा कांड हुआ, उसके बाद भी आकर बके जा रहा है, रोज आके बके जा रहा है। अभी भी उसने बोला ना, इट इज गोइंग टू बी लॉन्ग वे अवे। भाई पता है तेरे को, और अब अमेरिका ने पूरा एड कट ऑफ कर दिया है। अब तो लॉन्ग वे नहीं है, अब तो रूस बहुत जल्दी ही आपके इधर पहुंचने वाला है फिर। और यूरोप के पास देखिए, यूरोप अगर चाहता भी है ना, वो ज़्यादा कुछ दे नहीं सकता है यूक्रेन को। आपको पता है यूरोप में देखिए 4 बड़े फौज होंगे, थे एक ज़माने में, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली। ठीक है, आपको पता है आज की जो यूके की जो सेना है, ब्रिटेन की जो सेना है, वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के साइज का है। अच्छा। हाँ,
33,000 ऑफिसर्स हैं, 22,000 ब्यूरोक्रेट्स हैं। फ्रांस का ठीक है थोड़ा बड़ा है, बट फ्रांस के पास आपको पता है कितने तोप हैं? एक अनुमान लगा लीजिए कितने तोप होंगे? 2000? हाँ, 70 हैं? 70 तो हमारे योगी जी के पास होगा मुझे हाँ, लगता 70 है। तो योगी जी के पास तोप होंगे भाई। 70 तोप है फ्रांस के फौज के पास। जर्मनी के पास कितने लड़ाकू विमान होंगे फ्रंट लाइन? पुराने नहीं, नए वाले। 100? 130। अच्छा, पर उसमें से 130 में से कोई भी टाइम पे बस 40 उड़ सकते हैं। बता यार। कनाडा के पास 63 है शायद। हाँ, वो भी बोल रहा है ना, वो भी कि हम भी भेजेंगे इसमें। हम भी भेजेंगे। तो भाई क्या भेजोगे उधर? और देखिए ये पिछले 30 साल से इन लोगों ने अपने डिफेंस पे कुछ भी स्पेंड नहीं किया है, और शायद जरूरत भी नहीं थी, मतलब जरूरत भी नहीं थी। लड़ाई तो लड़ भी हाँ, नहीं रहे। क्योंकि अमेरिका सब उनका जो करना था वो बस नाम के वास्ते। जैसे ना देखिए मैं मोटा हूं पर आपको पता है कि मेरे हाथ देखिए कितने नाजुक मुलायम। एक दिन भी इन्होंने काम नहीं किया है, ठीक है ना। तो अगर मैंने अब पुलकित के साथ कोई लड़ाई करने की सूझी, ये हट्टा कट्टा है, ठीक है, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा? अजीत भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप मुक्का मारो, मैं साइड में ऐसे बस करके धमकाते रहूंगा, ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली यही तो करते हैं, लड़ते तो कभी है नहीं ठीक से आग से। तो उनके लिए कोई जरूरत भी नहीं थी। पर अब जो आपने सब खोया है उसको ठीक करने के लिए आपको कम से कम $500 बिलियन खर्चना पड़ेगा, पूरा रीइंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा। वो आप भाई 10-15 साल लग जाएगा आपको। और आप भी जब ये ज़ेलेंस्की ने जाके व्हाइट हाउस में मूत के आया है, आप उसको सपोर्ट दे रहे हो। हाँ ठीक है, करो। उसी दिन के दिन 24 घंटे के अंदर उसके साथ खड़ा होकर फोटो खिंचा रहा है और ये तो सब कर रहा अब है। जो इन सब यूरोपियन नेताओं ने, ये जो एक अल्प बुद्धि है जो जर्मनी की विदेश मंत्री है एनालिना बायरबॉक, और एक और अल्प बुद्धि है जो ईयू की फॉरेन पॉलिसी है, वो पहले इसकी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ऐसे कोई देश की। एक बोलती है कि द वेस्ट नीड्स न्यू लीडरशिप, हैं, यानी कि जो सब मुक्त देश हैं उनको एक नया लीडर चाहिए, अमेरिका नहीं होगा, ठीक है। एनालिना तो ने तो बोल ही दिया जर्मन विदेश मंत्री ने कि शायद नेटो का टाइम आ गया है। अब देखिए ट्रंप को तो ये बिल्कुल सूट करता है, वो बोलेगा अच्छा टाइम आ गया है, ओके टाटा बाय, मैं निकल रहा हूँ। चलिए सर, बहुत भी धन्यवाद आपका, पूरे इतने विस्तृत विषय पे हमने चर्चा की। आशा है आगे भी और ये वॉर भी एंड हो जाए यूक्रेन वाला। मतलब कि क्या टाइमलाइन आपको लगता है आने वाले समय में? कुछ बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए अगर ज़ेलेंस्की का भी समाधान हो जाए, पुतिन क्या मानेगा, कितना मानेगा? वो तो टेरिटरी तो छोड़ेगा नहीं, उसके इतने लोग वो टेरिटरी छोड़ेगा नहीं। और मैं ना आपको एक मैप देता हूँ, वो मैप ज़रूर आप जब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा डिस्प्ले कीजिएगा। यूक्रेन का जो 50% टेरिटरी है, 45% उसको लेनिन ने 1922 में ही दिया था। पूरा जो ड्नीपर रिवर का जो पूर्वी सेक्शन है वो लेनिन का गिफ्ट है यूक्रेन को, प्लस पश्चिमी साइड पे ओडेसा एंड द सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स। फिर 1954 में क्रुश्चेव ने क्राइमिया उनको दे दिया। ये उनका टेरिटरी है ही नहीं, पहली बात, ठीक है ना। तो पुतिन क्या मानेगा 1954, 1922 या उससे पहले? और अगर आप अपने रूसी माइनॉरिटीज़ को इक्वल शेयर देने के लिए नामंजूर करते हो तो वो पूरा ही लेके रहेगा। वो बोलेगा जहां भी रूसी मेजॉरिटी है वो रूस है। यूक्रेन मान पाएगा ऐसे? प्रॉब्लम क्या होगा उसमें कि टेक्निकली जो यूक्रेन का जो वेस्टर्न पार्ट है ना, वो हंगरी और पोलैंड का पार्ट है, उसमें हंगेरियन और पोलिश मेजॉरिटीज हैं। हाँ। तो फिर वो पोलैंड अपना भाग जाएगा, हंगरी अपना भाग जाएगा, यूक्रेन बचेगा कितना? फिर यूक्रेन बचेगा। आपको पता है असली में जो यूक्रेन है, जो यूक्रेनियन यूक्रेन है, वो आज की यूक्रेन का बस 10% है। चलिए सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु की श्रेय आप पे बनी रहे। बिल्कुल।